नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा राज्य स्थानीय संबंध। चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ और नगर निगम की स्थापना कैसे हुई। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसके अलावा 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो उन लेक्चर को जरूर सुनिए, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना में वही बात बताई गई है जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। चैप्टर की वास्तव में जो शुरुआत है वो यहाँ से है। तो देखिए, हम सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम आज करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, वो संविधान जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया, उसकी शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनने में लगते हैं। और ऐसे में जितने भी आज हम प्रावधान देख रहे हैं, उसमें से अधिकतर प्रावधानों की उस समय चर्चा की गई थी। तो जब संविधान सभा विभिन्न मुद्दों पर बहस कर रही थी, उसी में एक मुद्दा उठा कि क्यों ना ग्राम विकास के लिए, ग्राम स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए। देखिए, उस समय जो भारत का माहौल था, अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो हम सभी को बताया भारत का माहौल ये था कि भारत की 90% जनसंख्या गांव में रहती थी और जो ग्रामीण जनसंख्या थी, इसमें से कुछ 5 लोग होते थे गांव में, जो प्राय ऊंची जाति के या बड़े बड़े जमींदार या बाहुबली टाइप के लोग होते थे। ये पूरी की पूरी पंचायत पे अपना पूरा पूरा कंट्रोल रखते थे, नियंत्रण रखते थे और वंशवाद चलता था। ऐसे में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता था। तो आज़ादी के बाद हम ये सोच रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का भी चुनाव हो और सभी लोगों को उसमें मौका मिल पाए। लेकिन चूंकि आज़ादी के साथ हमें विभाजन भी फ्री में मिला था, तो ऐसे में जो विभाजन मिला उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें का निर्णय नहीं ले पाए जो निर्णय हमें लेना था। गांधी जी भी जो थे वो ग्राम स्वशासन के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे। वो भी चाहते थे देश गांव का है हमारा, तो गांव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पाए। ये निर्णय लिया गया 1992 के बाद। तो आज आप देखते हैं जो शहरों में नगर निगम के चुनाव होते हैं, आप गांव में देखते हैं जो स्थानीय शासन के चुनाव होते हैं, ये सब एकदम से नहीं आया है। इसके लिए बहुत सारी कमेटियां आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की गई, संविधान में संशोधन किए गए। उसके बाद 1993 में ये सारी चीज़ें आई हैं, जो कि इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो अब आपको ये तो पता चलेगा कि चैप्टर का इंट्रो क्या है, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि भारत के संविधान में कहाँ कहाँ पंचायती राज की बात की गई थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि संविधान की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनके सामने सबसे पहली जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी ये थी कि भारत को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। और अगर आप आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको मजबूत करना होगा गांवों को, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चेंज करेंगे, आर्थिक पुनर्गठन करेंगे, तो आर्थिक पुनर्गठन का मतलब ये होगा कि हम वैज्ञानिक यानी कि साइंस और टेक की मदद से डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे, विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर देगा। देखिए, जब भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है तो पक्का बात है प्राथमिक क्रियाएं होती होंगी, कृषि से संबंधित क्रियाएं होती होंगी, पशुपालन से संबंधित क्रियाएं होती होंगी। तो जब हम इन क्रियाओं को औद्योगिक क्षेत्रों में बदलते हैं, खाद्यान्न फसलों को व्यापारिक फसलों में उगाना शुरू करते हैं, तो एक तरीके से परिवर्तन ला रहे हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आर्थिक परिवर्तन है, जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका यह भी आशय था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का मैं निर्माण करूं जो लोगों के लिए कल्याण के लिए हो, जो असमानताएं फैली हैं अमीरी गरीबी की उसे खत्म किया जा सके, जीवन की जो बेसिक नीड्स है उन्हें पूरा किया जा सके, जीवन की सुगमताओं को, जीवन को आसानी से जिया जा सके। और गांधी जी भी ऐसे ही ग्राम स्वराज के समर्थक थे। गांधी भी चाहते थे कि सत्ता का बंटवारा इस टाइप से होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि हर एक गांव जो है आत्मनिर्भर हो। तो ऐसे में संविधान सभा में भी कई प्रकार के लोग थे, जिनमें से कुछ लोग गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित थे। तो उन्होंने ये बात तर्क किया इस चीज़ पर कि भैया ग्राम पंचायतों का महत्व होना चाहिए, कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वो पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर ही होनी चाहिए। शासन में पंचायती राज व्यवस्थाओं को ज़्यादा ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। और ये लोग ये चाहते थे कि गांव ऐसा हो जो पंचायती व्यवस्था के हिसाब से हो, ताकि ग्रामीण लोगों को ये सीएम पीएम इन सब के चक्कर में ना पड़ना पड़े। ऐसे में एक व्यक्ति का नाम आता है हमारे सामने, श्रीमन नारायण। तो नाम भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी की बात की जाए तो ये एक वरिष्ठ गांधी थे।
तो वरिष्ठ गांधीवादी जो थे ये बहुत गांधी की फिलॉसफी को मानते थे, गांधी की विचारधारा को मानते थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक संविधान में एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे गांधीवादी मॉडल का नाम दिया जाता है। तो देखो, जब भी हम गांधीवादी मॉडल की बात करेंगे तो सुन लीजिए उसमें क्या क्या होगा। देखो, गांधीवादी मॉडल का मतलब ये है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएंगे। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जैसे चटाई बनाना, इस टाइप के जो उद्योग होते हैं जो घरों में किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे में सभी लोगों को रोजगार मिलता है और सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनरी के विरोध में थे गांधी जी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी मशीनरी का निर्माण जब करते हैं तो उसमें बहुत सारा काम मशीनों से होता है, और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और मशीनों से अगर आप काम करवाते हैं तो बड़े पैमाने पर आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो गांधीवादी मॉडल की बात करोगे तो आप बड़े बड़े उद्योगों को मना करोगे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को चलाओगे, कुटीर आधारित उद्योग होंगे, यानी कि छोटे छोटे उद्योग होंगे। तो इस मॉडल में यह भी सुझाव दिया गया कि पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था, भू राजस्व, कोऑपरेटिव सेक्टर, ग्राम उद्योग, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए और इन सब पर अधिकार होना चाहिए पंचायतों का। इसके अलावा पंचायत जो है वो सलाहकारी शक्तियां भी अपने पास रखेंगी। नगर पालिकाएं होंगी, पंचायती स्तर होंगे। जैसे कि अरुण चंद्र गुहा हैं, जो कि ये भी एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे, इन्होंने भी संविधान सभा में गांधीवादी मॉडल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। तो ऐसे में भारत के भविष्य का संविधान में हमें एक ऐसे संविधान की रचना करनी थी जो ग्राम पंचायत जिसके अंदर कम से कम हो। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगर बात की जाए तो संविधान सभा में अंबेडकर जी ने ये कहा, इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत ये सब बकवास बात है, भारत की बर्बादी का प्रतीक है ये। और कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हूं कि जो लोग सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं वही लोग ग्राम पंचायतों को चैंपियन बना रहे हैं। देखिए, अंबेडकर ना ग्राम पंचायत के विरोध में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर गांव में बड़े पैमाने पर जातिवाद चलता था। उनका ये मानना था अगर आप पंचायतों को शक्ति भी दे दोगे तो पता क्या हो जाएगा, पंचायतों को शक्ति देने से कुछ बाहुबली इस पर अपना पूरा पूरा शासन कर लेंगे और ग्रामीण जनता वैसी की वैसी गरीब और दरिद्र बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी कह रहे हैं। आज भी देख लीजिए, इतने सालों बाद भी आप देख लो अगर गाँव में जाकर, तो कुछ लोगों का शासन है, उनके आगे कोई बंदा चुनाव में ना टिकता भी नहीं है, कोई खड़ा ही नहीं होता डर के मारे। उसका रीज़न ये है कि ना तो बच्चा पढ़कर पास हो रहा, ना लोगों को अपने अधिकार पता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ तो रहे हैं, हम बाबा साहेब को पूछ तो रहे हैं, बट हमें ना उनके अधिकारों, जो उन्होंने हमें अधिकारों की लॉ दिखाई थी ना, उस अधिकारों की लॉ पर कोई नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से आज भी वो समस्या बनी हुई है। और वो सही कह के गए हैं बाबा साहेब संविधान सभा में कि भैया गांव में अगर आप पंचायती राज व्यवस्था को रख रहे हो तो ये भारत की बर्बादी का प्रतीक है, और ये जातिवाद को और जो आर्थिक वर्गीकरण है, गरीबों का शोषण है, ये और ज़्यादा होगा। और बात बिल्कुल सही भी थी। खैर बहरहाल जो भी हो, उस समय जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 40 में, यानी कि आर्टिकल 40 में ये बात की गई कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भविष्य में की जाएगी और राज्य के नीति निश्चय तत्वों में इसे रखा गया था। ठीक है, अब बात ये आती है, यानी कि संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिल पाया, राज्य के नीति निश्चय तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया कि भारत सरकार भविष्य में इसके लिए प्रयास करेगी। कब करेगी ये बात नहीं थी। आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद 1952 की बात है, सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे शॉर्ट में हम CBD, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि CDB भी कह सकते हैं। ये 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि इस दिन गांधी जयंती थी और गांधी जी प्रबल समर्थक थे कि ग्रामीण पंचायतें हों। तो इसीलिए इसी दिन 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आज़ादी के बाद ये पहला कार्यक्रम था जिसका लक्ष्य ये था कि गाँव के लोगों की भागीदारी बढ़ावा दिया जाए। और उस समय फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग भी चल रही थी। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लानिंग थी, यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भी ना ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया। इसमें इस चीज़ पर बल दिया गया कि पंचायतों की स्थापना हो पाए, नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र से जुड़ पाएँ। ग्रामीण एजेंसियां हैं वो सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। 1952 में जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ तो सरकार ने क्या 1953 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को ये योजना शुरू कर दी और राजस्थान का नागौर जिला पहला ऐसा जिला मिला जहां पर पंचायत की स्थापना हुई। लेकिन पूरे देश में पंचायती व्यवस्था नहीं लागू हो पाई। अब इसके बाद शुरुआती कमेटियों की, यानी कि सरकार बन गई। हम सभी जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1952 तक जो सरकार थी वो बिना चुनी हुई सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। 1952 में पहली बार चुनाव होंगे और उसके बाद बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन जब 1952 में डिसीजन लिया जाएगा इस चीज़ का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, तो ये कार्यक्रम उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाया जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि 1957 में एक कमेटी बनाई गई। योजना आयोग ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। यानी कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद वो कौन से स्टेप उठाए गए जिन स्टेप की मदद से आज जो पंचायती व्यवस्था हम देख रहे हैं वो पंचायती व्यवस्था में दिखती है। तो पहला स्टेप ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा स्टेप, हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे।
इन्हें ये काम सौंपा गया कि वे भारत के हिसाब से आप बताइए किस प्रकार से पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो इस कमेटी की अगर बात की जाए तो इस कमेटी ने क्या करा, जो वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था ना, उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जितने भी योजनाएं चलाई थी उनका आकलन किया, उनकी जांच करी और आगे चलकर 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा भैया पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और ये 3 स्तर पर होनी चाहिए। एक गांव के स्तर पर होनी चाहिए, एक ब्लॉक के स्तर पर होनी चाहिए और एक जिले के स्तर पर होनी चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। और क्षेत्र के आधार पर जितने भी विकास कार्यक्रम हैं वो सारी शक्तियां पंचायतों को मिलनी चाहिए ताकि वो अपने अपने गांव का विकास कर सकें। बहरहाल इस कमेटी की रिपोर्ट तो आई, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अपना वो वर्क नहीं कर पाई जो वर्क इसे करना चाहिए था। ऐसा नहीं सिर्फ इसने इतना ही कहा, इसने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत बुक पढ़िएगा आप, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगली जो बड़ी कमेटी थी वो थी अशोक मेहता कमेटी। केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया पंचायती राज व्यवस्था के लिए, अशोक मेहता कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी कब, जब आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके बाद। तो आपातकाल के बाद क्या हुआ था, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और पहली बार कांग्रेस की सरकार हार गई। तो जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने अशोक मेहता को एक काम दिया कि भैया आप बताइए भारत के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कैसे हो। तो ऐसे में 1977 में दिसंबर में इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों में 132 सिफारिशें यानी कि 132 सिफारिशें पेश करी। और इसकी बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने तो ये कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायतें होनी चाहिए, लेकिन इसने कहा सिर्फ 2 स्तरीय पंचायतें होनी चाहिए, एक जिला स्तर पर और एक गांव स्तर पर। गांव स्तर पर जो होनी चाहिए वो मंडल पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करी। और अगर मैं और भी मेन चीज़ें बता दूं जो यहाँ पर नहीं लिखी, तो ये चाहते थे एक तो द्विस्तरीय हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पंचायती चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो, पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, न्याय पंचायत की भी स्थापना की जाए, पंचायती राज संस्थाओं के मामले में देखरेख के लिए एक काउंसिल भी हो, जनसंख्या के आधार पर SC ST के लिए आरक्षण भी दिया जाए। ऐसी तमाम 132 बातें अशोक मेहता कमेटी ने सुझाई थी। लेकिन बात वही आती है, क्या इन कमेटियों की बात मानी गई? आगे 2 कमेटियां और बनेंगी, एक होगी GV.K. राव समिति और एक होगी LM सिंघवी समिति। तो GV.K. राव समिति की बात की जाए तो ये 1985 में स्थापित होगी, यानी कि इसका जो गठन किया जाएगा 1985 में किया जाएगा। ये भी यही कहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं को रखना चाहिए और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने चाहिए। LM सिंघवी कमेटी 1986 में बनेगी और ये भी यही सिफारिश करेगी और उस समय प्रधानमंत्री होंगे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी सोचेंगे पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि केवल इतनी ही कमेटियाँ थीं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक सीक्वेंस में लेकर चलूं, ये तो चीज़ें यहीं पर ख़त्म करता है। तो 1960 में पंचायत सांख्यिकी यंत्रीकरण पर एक कमेटी गठित की गई थी, BR राव कमेटी। एक बार SB मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, सहकारी कमेटी। B ईश्वन की अध्यक्षता में भी एक बार पंचायती राज प्रशासन कमेटी बनाई गई थी। एक बार श्रीमती दया चौबे की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई थी। तो तमाम कमेटियां समय समय पर बहुत सारी बनी हैं। हालांकि ये 4 कमेटियां जी थी ये बहुत बड़ी कमेटियां थीं। हालांकि इसके बाद भी 2 कमेटी थी जो बहुत ही बड़ी कमेटी थी। एक का नाम था थुंगन कमेटी जो कि 1988 में, और फिर गॉडगिल कमेटी थी एक, वो भी 1988 में पेश की गई, जिसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो अब तक हमने ये बात की है कि भारत में आज़ादी के बाद वो कौन कौन से कदम उठाए गए जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जरूरी थे। आगे बात यह है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। अब तक तो रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, अब तक सिफारिशें की जा रही हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे में 40 साल बीत चुके हैं। अब क्या होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, इसके तहत देश की जो पहली पंचायत शुरू हुई वो कहाँ हुई, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। इसके बाद और भी बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला वो मिला 73rd अमेंडमेंट 1993 के द्वारा। तो राजीव जी की सरकार ने हालांकि संसद में एक विधेयक पेश किया, लेकिन ये विधेयक पास न हो पाया। उसका कारण ये था कि सरकार गिर गई। फिर VP सिंह जी की सरकार बनी, तो गठबंधन की सरकार थी वो भी अल्पमत में आ गई। तो ऐसे में जब 1992 के चुनाव में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, नरसिम्हा राव हमारे जब प्रधानमंत्री बने, तो इनकी सरकार के दौरान 73rd अमेंडमेंट पेश किया गया और 73rd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक 73rd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक भाग जोड़ा गया और उसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई।
भाग 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से 243 ऋण तक होगा ये। अगर आप संविधान में पढ़ेंगे तो आपको 243 से लेकर 243 अणे खाली जो होता है वहाँ तक आपको मिलेगा किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में। अब देखिए, तो इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई। पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए जो ये 73rd अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट में वो क्या क्या चीज़ें की गई कि यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के 73वें संशोधन की विशेषताएं क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये कर दिया गया कि पंचायतें 3 स्तर पर होंगी, ग्राम स्तर पर होंगी, मंडल स्तर पर होंगी और जिले स्तर पर होंगी। पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष की होगी, यानी कि चुनाव होंगे। SC ST को भी आरक्षण इसमें दिया गया। एक अलग से चुनाव आयोग की बात की गई। जैसे देश का चुनाव चुनाव आयोग करवाता है, वैसे पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। यानी कि 73वें संशोधन में जो अनिवार्य प्रावधान थे वो क्या क्या किए गए, अनिवार्य प्रावधान ये किए गए भैया, पंचायती राज स्तर पर 3 भागों में बांट दिया गया, ग्राम सभा, मंडल और जिला। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसके साथ साथ SC ST कोटे के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा। पंचायत विघटित होगी तो दोबारा चुनाव होगा। 21 साल की उम्र में कम से कम आप चुनाव इसका लड़ सकते हैं। इसके अलावा 2 और कमेटियां भी इसके लिए स्थापित की गई। एक राज्य चुनाव आयोग, जैसे देश के लिए चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन, वैसे इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होएगा। एक राज्य वित्त आयोग होगा जो पंचायतों को किस प्रकार से फंड आवंटित करना है इसके लिए, जैसे एक देश का केंद्रीय वित्त आयोग होता है वैसे एक राज्य का वित्त आयोग होगा जो पंचायतों के लिए बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें इस संशोधन में की गई पंचायतों को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐच्छिक थे। ऐच्छिक मतलब राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो राज्य उनमें से कौन कौन सी शक्तियाँ देना चाहता है, क्योंकि पंचायतें अब काम कहाँ से करेंगी। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तीसरे वाले में कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि संघ सूची में संघ की शक्तियां होंगी, राज्य सूची में राज्य की शक्तियां होंगी, संवर्ती सूची में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ये बात हमने 3rd चैप्टर में कर ली थी। ऐसे में पंचायतें राज्य सूची में आई और राज्य सूची से 29 विषय यानी कि 29 सब्जेक्ट्स 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। यानी कि संविधान में जब देखिए, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, एकदम से ऐसे नहीं आती हैं ये चीज़ें, थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाने लायक हैं, बट देखते हैं। तो देखो, संविधान जब बना था उसमें उस समय उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। आगे चलकर 9वीं जुड़ी, फिर 10वीं दल बदल के लिए जुड़ी। तो 11वीं अनुसूची जो जुड़ी वो पंचायतों के लिए जुड़ी और 12वीं अनुसूची जो जुड़ी, 12th शेड्यूल जो जुड़ी है वो जुड़ी है नगर निगमों के लिए। तो ऐच्छिक प्रावधान ये था कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय रख दिए गए कि इन 29 विषयों पर पंचायत कार्य करेंगी, जिसके बारे में आगे चर्चा भी की गई है। तो ये ऐच्छिक कानून थे। इसके अलावा ये देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हर जगह लागू नहीं हो पाई। जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ पर ही लागू नहीं हो पाई, उसके लिए 1996 का पैसा कानून बना है। इन्हें कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर पूरे के पूरी 29 शक्तियाँ हैं। जैसे कि कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ। कृषि से रिलेटेड होंगी, भूमि सुधार से रिलेटेड होंगी, लघु सिंचाई, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, लघु वन उत्पादन, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़क, पुलिया, इस टाइप के काम जितने भी हैं ये सारे काम ग्राम पंचायतों को दे दिए गए। तो यहाँ से यहाँ तक ये 29 विषय हैं टोटल, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये सारे काम ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं हर राज्य सरकार द्वारा। तो ये 73वें संशोधन था। अब तक हमने ये पढ़ा है पंचायतों का इतिहास, कैसे शुरुआत होती है, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसके बाद हमने 73वें संशोधन की कुछ विशेषताएं पढ़ी और फिर पंचायतों की शक्तियां क्या है, यानी कि वो किस किस पर कार्य कर सकते हैं, किस किस पर नहीं, हमने पढ़ा। शहरों के लिए जो अमेंडमेंट किया गया वो किया गया 74th, यानी कि 73rd अमेंडमेंट का संबंध किससे है, ग्रामीण से, और 74th अमेंडमेंट का संबंध किससे है, शहरी निकायों से। जब हम शहरी निकायों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नगर निगम की। सेम इसके लिए भी वही वाली कमेटियाँ रहेंगी जो पहले कमेटियाँ थी। इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा जाएगा और सेम 243 से लेकर 243 ZG तक नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में नगर पालिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, नगर निगम, नगर परिषद और बड़े शहरों के लिए नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। छोटी नगर पालिकाएं जो होंगी उसमें प्रत्येक वार्ड में 1500 से लेकर 6000 तक की जनसंख्या होगी, जबकि बड़ी नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो जनसंख्या 30,000 से लेकर 2 लाख तक भी हो सकती है। तो ये जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा हमारी किताब में बताया नहीं गया है। समय बचा तो अलग से इसके लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। सेम चीज़ें वही रहेंगी जैसा इसमें भी था, हमने पढ़ा था SC ST और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। 5 साल में नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। 5 साल से पहले अगर नगर पालिकाएं विघटित होती हैं तो 6 महीने में दोबारा चुनाव होंगे। शहरी निकायों की जो शक्तियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि पंचायत के जो चुनाव, जैसे अभी आपने देखा था दिल्ली में हुए थे MCD के चुनाव,
तो उसमें कौन कौन सी सकते हैं, तो इसमें 18 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में है ये सारी चीज़ें। 18 की 18 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि शहरी योजना बनाओगे, भू उपयोग पर रेगुलेशन चीज़ें बनाओगे, भवन निर्माण इनके अंडर में होगा, रोड और पुल बनाना इनके अंडर में होगा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस मृदा प्रबंधन, अग्नि सेवाएं जितनी भी हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह गृह, ये सब इनके हाथ में होंगे, कसाई घर बनाने के लिए कानून बनाना, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। तो ये 18 की 18 चीज़ें हैं जो पंचायती राज शक्तियाँ, यानी कि पंचायती राज, माफ़ कीजिएगा, जो नगर निगम काम करता है। तो कई बार पता है क्या, हम बहस करने ले जाते हैं ये काम किसका, ये काम किसका, हमें पता होता नहीं है। तो इसलिए भी ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है, ताकि हम ना अगर एक बहस करने किससे डिबेट करें तो हमें पता होना चाहिए कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। आगे जिला योजना कमेटियां बनी हैं। तो जिला योजना कमेटियों का गठन इसलिए किया गया ताकि वो ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए योजना तैयार कर सकें कि ग्राम पंचायतें क्या काम करेंगी, नगर निगम क्या कार्य करेंगे, उससे रिलेटेड और समय समय पर उनकी जांच हो, इसके लिए जिला योजना कमेटियां बनाई गई हैं। स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि स्थानीय निकायों को बहुत सारी पावर दी गई है, पंचायतों को बहुत सारी पावर दी गई है, नगर निगम को बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है थोड़ा सा। वैसे तो इन्हें कर लगाने की भी शक्ति है, कर को इकट्ठा करने की भी शक्ति है, बजट भी पारित करती हैं, पंचायतें भी अपना गांव की प्रमुख समस्याओं पर ये डिसीजन भी लेती हैं, ग्राम सभा में क्रियाशील भी करती हैं, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करने के लिए भी काम करती हैं। लेकिन रियलिटी देखोगे आप क्या है, लो जी सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। रियलिटी है ग्राम सभा में इतने सारे काम है लेकिन बैठ के होती नहीं है। कई गाँव में दबंग कम्युनिटी के लोग हैं, वो SC ST OBC कम्युनिटी से चुने गए प्रतिनिधियों पर अपनी क्या करते हैं, ड्यूटी उन्हें पूरी करने नहीं देते हैं, अपनी छाप दिखाते हैं, उन्हें अपने अंडर में रखते हैं। बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं, महिला वाली सीटों से आरक्षित हो जाती हैं, लेकिन उनके पति उन पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और पूरा पूरा डिसीजन वही लेते रहते हैं। जैसे पंचायतें एक वेब सीरीज़ थी अमेजॉन प्राइम पे, वो जो वेब सीरीज़ थी उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से महिला को चुनाव में खड़ा कर दिया गया, महिला चुनाव जीत गई। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रही, उसे घर में रख दिया, उसका पति अब क्या कर रहा है, सारे डिसीजन खुद ले रहा है। तो ऐसे में जो आरक्षित सीटें उसमें बंदा चुनाव में अपनी महिलाओं को खड़े कर दे रहा है, लेकिन सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारें बजट पारित कर नहीं रही हैं। इवन जो उन्हें डिसीजन लेने हैं 29 विषयों पर, उस पर भी राज्य सरकारें क्या करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। तो ऐसे में वो जो काम होना चाहिए ना, वो होता है नहीं। बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, वो इन पर कंट्रोल करती हैं। वो ये सोचते हैं कल्याणकारी नीतियों में उनका फ़ायदा पहुंच सके, जैसे कि मुफ्त राशन देना, सस्ते चावल गेहूं देना, मुफ्त में रंगीन टीवी देना, मिक्सी देना, धोती साड़ी देना, सस्ते मकान देना, मुफ्त में शिक्षा देना, फीस माफ़ करना, स्कॉलरशिप देना, किसानों को मुफ्त बिजली देना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इनके माध्यम से बस वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ चाहते हैं कि उनका फ़ायदा होता रहे। जैसे आज आप देखोगे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी एक खास पार्टी का नाम ले लिया जाता है, चाहे वो काम किसी और का हो, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। जैसे दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बनता है, शुरुआत कहीं और हुई थी, क्रेडिट कोई और ले रहा है, लड़ कोई और रहा है, थप्पड़ कोई और खा रहा है। तो देखा जाए तो स्थानीय निकायों के पास बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन बात यह है फंड नहीं है। वो राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान पर निर्भर है। अनुदान का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार से उसे मिलता है और वो भी मिलता नहीं है, वो भी योजनाओं के हिसाब से होता है। तो कुल मिलाकर इनकी वित्तीय स्थिति नहीं है। पावर जो कागजों पर दिखाई दे रही है वो कागज वास्तव में कागजों से उतरकर जमीनी स्तर पर कभी वो पावर आई ही नहीं। आगे एक छोटा सा सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पर हो जाता है फिनिश। आई होप सो कोशिश मैंने ये करी है काफ़ी हल्के वर्ड्स में समझाने की, बट फिर भी अगर चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करेंगे। आप पर्सनली भी मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।